बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, आपको पता ही है कि इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें, शदीद बारिश हुई है। नाला लई में पानी की सतह इंतहाई बुलंद है। तमाम वार्निंग पोस्ट पर वक्फे वक्फे से सायरन और रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो इस हवाले से जो भी अपडेट है उससे आपको आगाह करते रहेंगे और आपको इसके साथ साथ बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और वो भी आप डिटेल्स पहले शेयर कर लेते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया है और पेट्रोलियम डिवीजन ने 12 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन का जो एलामिया है उसके मुताबिक पेट्रोल ₹1.70 पूरे ₹1.70 अब आप सोच लें कि इस बचत का आपने करना क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं आपने ये पैसे, ये आपने सोच लेना है। जब कमी होती है तो ₹4 कुछ पैसे, ₹5 के करीब जो है कमी बढ़ता है, जब बढ़ता है और जब कमी होती है तो फिर वो या पैसों में होगी या ₹1 के साथ कुछ पैसे होंगे जिसमें कमी की जाएगी। तो ये सूरत हाल है। लेकिन आप माइंड बना के रखें कि ये 330 के लगभग ही रहेगा। 325 इस वक्त उसकी कीमत है। पेट्रोल की जो नई कीमत है ₹325.92 फी लीटर हो गई और नोटिफिकेशन ये भी बताता है कि डीजल की फी लीटर कीमत में ₹1.39 का इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹382.25 फी लीटर हो गई है। और डीजल पर लेवी में ₹2 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। डीजल पर लेवी ₹76.28 फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि पेट्रोल पर लेवी ₹80 फी लीटर बरकरार है। तो आप देख ही लीजिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव जो आप देख रहे हैं, मुसलसल एक हमें चढ़ाव ही नजर आ रहा है। उतार तो कहीं वो बहुत कम होता है जो आपको महसूस नहीं होता। जब कीमतें डेफिनेटली आलमी मंडी में बढ़ती हैं तो फौरन वो इफेक्ट है वो आवाम पर आ जाता है। लेकिन जब कम होती हैं तो वो इफेक्ट आते आते बड़ा वक्त लग जाता है और शायद वो इस तरह टुकड़ों में आ रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ अभी तक हो क्या रहा है। आलमी सतह पर कीमतें नीचे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना हमें रोज के रोज जो इजाफा होता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन कमी होती हुई। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर कुछ बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है और अब की बार बानी पीटीआई की रिहाई से ज्यादा बानी से मुलाकात वजह बताई जा रही है और इस हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, जो बाद में फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के बाद ख़त्म कर दिया गया और अब 13 अगस्त को एहतजाज का भी कहा जा रहा है। उधर रावलपिंडी पुलिस का ये कहना है कि 11 अगस्त को दिन 11:15 पर मॉल रोड रावलपिंडी में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक जो एहलकार है वो ज़ख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावर मोहम्मद हुसैन को जवाबी फायरिंग करके हलाक कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि तशद्दुद की सियासत और असलहे से लैस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा बन चुका है। पीटीआई का वतीरा बन चुका है कि तशद्दुद की सियासत करना, असले से लेस होकर आना और आज जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई इसका कोई जवाब नहीं था। इनके तमाम तर एहतजाज वो ऑन रिकॉर्ड है कि ये हमेशा असले से लैस होके आए, तो ये पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते और आज इनके मजमूम मकासद और अज़ाइम पूरी कौम ने देख लिए हैं कि इस तरह मुसल्ला होके रावलपिंडी माल रोड पे सिक्योरिटी एहलकार पर दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग करना, तो ये इनका नजरिया है। ये तशद्दुद में, ये इस तरह की वाक़यात में ये बिलीव करते हैं। अच्छा, और दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने माल रोड वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और कहा है कि पीटीआई का किसी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, पीटीआई पुरअमन जमात है। पीटीआई का कभी किसी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो किस गिरोह का था, वो फर्द वाहिद था, उसका क्या अमल था हम नहीं जानते। पीटीआई हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। पीटीआई एक पुरअमन जमात है। हमारी जद्दोजहद आइनी कानूनी है। जब हम सड़क की भी बात करते हैं तो आइन और कानून के मुताबिक हम बात करते हैं। हम कभी भी किसी किस्म की भी मुतशद्दिद कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकते। खान साहब की तरफ से हिदायत भी थी इस खातून के हवाले से कि इसको निकाल दो, लेकिन इसके साथ एक गिरोह है पार्टी में, मैं जानता हूँ। इसलिए इस खातिर के पार्टी में निफाक मजीद ना बढ़े हमने नहीं किया, हमने टॉलरेट किया। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियास राना साहब, सीनियर तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग। सियासी मौसम की भी बात कर लेते हैं, लेकिन बताइएगा कि आपके शहर का मौसम कैसा है? बारिश तो बहुत ज़्यादा हुई है वहाँ पर, गिरदो नवाह में भी, और जो सिचुएशन नाला लई की हमने बताई वो भी वर्स है। वैसे ओवरऑल वेदर कैसा है?
वालेकुम अस्सलाम जी। बेहतरीन मौसम है और रात खूब मीना बरसा है। और आपने ग्वाल मंडी की सिचुएशन बताई, इमरान असगर सुबह से वहां पे रिपोर्ट कर रहे थे और 22.5 फुट पे भी पानी चला गया था और इवैक्यूएशन के ऑर्डर भी कर दिए गए थे। लेकिन फिर कुछ शुक्र है अल्लाह का कि बारिश में रुकी है, तो फिर पानी नीचे गया है और फिर 1 घंटा 10 मिनट में वो 5 फुट नीचे गया है। तो कुछ खतरे से इवैक्यूएशन से तो निकल गए, लेकिन फ्लड का अभी भी एक चांस मौजूद है क्योंकि बारिश वक्त से जारी है। बहरहाल मौसम बहुत अच्छा है और कुछ मौसम अली अनीक सैयद साहब का भी ठीक नहीं था। वो कह रहे थे जब पेट्रोल जो है सस्ता किया जाता है 4 रुपए, तो ये हो जाता है वो महंगा करने की बजाय कह रहे थे तो पेट्रोल ने हवा सबके खराब कर दी। अली फरते जज्बात में बोल गए। रोज के रोज ऐसी तब्दीलियां आती हैं इजाफे की कि हम कमी का सोचते ही रह जाते हैं और ख्वाहिश ही रह जाती है हमारी। वैसे इसका असर तो आपको पता आएगा हुकूमत पर और हुकूमती जमात पर कि जो इस वक्त यौमिया बुनियादों पर ये जो फैसला लिया गया है, आपको लगता है कि ये ठीक डायरेक्शन में जा रहा है? गवर्नमेंट के हिसाब से शायद ठीक जा रहा होगा। अवाम तो जिस तरह आपकी हालत हुई है सबकी यही हुई है परेशानी में। मतलब जाहिर है कि कोई समझ ही नहीं आती, डलवाएं ना डलवाएं बढ़ जाएगा। बहरहाल एक मुतवाज़न तरीक़ाकार अपनाना चाहिए गवर्नमेंट को। जब रोकना होता है पेट्रोल को तो कभी सिंगापुर में छुट्टी का कह देते हैं, कभी पाकिस्तान में छुट्टी का कह देते हैं, तो ये तो कोई तरीक़ाकार है नहीं ना। जब दुनिया में बढ़ा तो आपने फौरन बढ़ा दिया और जब दुनिया में गिरा तो आपके जहाज लेट हो जाते हैं, तो फिर मजाक तो बनता ही है ना। जिस तरह बन रहा है कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर लेंगे ना कह रही थी, तो फिर इन मीम्स का असर तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर आता ही है। फ्रस्ट्रेशन में फिर बहुत कुछ होता है। इस बात का हुकूमत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आप IMF के नाम पे कहें, आप टैक्सों के नाम पे कहें, जो उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप, हालांकि वो बहनी तो हमारे पड़ोस में ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बहरी है कि आपको जो अवाम के फायदे के लिए इकदाम हैं, ये जो मीटिंग्स हैं, उससे ज्यादा उसका असर नजर आना चाहिए कि आप आम आदमी को क्या फायदा दे रहे हैं। जब आप कहते हैं हमने इतने ज्यादा अच्छे टैक्स कर लिए, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर करें, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ना सारी की सारी। उमरा तो स्टे भी ले आते हैं, उनके लिए आप जिनके साथ मोहसिन नकवी खड़े होकर कह रहे थे कि जनाब ये इंडस्ट्रियलिस्ट ताजिर ये सबसे ज्यादा रिबेट हर हुकूमत से लेते हैं, हर हुकूमत से हर बंदे से लेते हैं। बिल्कुल। और यहाँ तो उनकी एक्सपोर्ट गिर गई, तो उसका जवाब कौन देगा कि इनको फायदा क्यों दिया था 4 रुपए यूनिट का और हमें पर जो है ना वो फिक्स चार्जेस लगा दिए गए थे हर मीटर पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं ज़रा। जो अब एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थोड़ी एक्टिवेट हुई हमें दिखाई दे रही है। अब जो एहतजाज किया जा रहा है या जिसका इंदिया दिया जा रहा है, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरा ख्याल है बानी की रिहाई से ज़्यादा बानी तक रसाई अब बन चुका है। जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने भी कहा कि 27 सितंबर का जो एहतजाज होगा उसमें वो कह रहे हैं कि 20 लाख अफराद शिरकत करेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या एक कामयाब एहतजाज या फिर ये जो जलसा है ये करने में, तहरीक चलाने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बार फिर कोई कामयाबी दिखा सकती है? क्योंकि पिछले कुछ अरसे से तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात ज़रूर की जाती है लेकिन उसके बाद अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इस तरह की कोई पेशरफ्त हमें दिखाई नहीं देती। लग रहा है आपको कि अब कोई गुफ्तगू हो सकती है गवर्नमेंट और PTI के दरमियान? उससे पहले आपने अभी जिक्र किया था कि एक शख्स वहां पहुंच गया था मैस की तरफ और सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि आपने एहतजाज से मुतालिक सवाल किया तो मैं पहले इस पे थोड़ी सी बात करूंगा और उसको एहतजाज से मुंसलिक करता हूं। तो PTI का जो सोशल मीडिया है, चाहे उसमें पाकिस्तान से बाहर गए हुए लोग हों, तो एक पुराने सहाफ़ी ने अमेरिका से बैठ के कहा कि जी मुझे इत्ला मिली है कि यहाँ यूं हो रहा है और इमरान खान की जिंदगी नहीं रही, और मैं अनकन्फर्म्ड कह रहा हूँ। ये उसका नतीजा होता है कि जिन लोगों को आपने नफ्सियाती मरीज बना दिया है कि आप लोगों की गुफ्तगू सुने और समझे कि आप सच कह रहे हैं, और उन्हीं के साथ ही उनको कह रहे थे कि खुदा का वास्ता ये क्या कर रहे हो। तो ये जो कर रहे हो, जो चाह रहे थे कि अंगेख्त किया जाए। देखिए कई दफ़ा उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, और नहीं ये ना करो, जिस तरह मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तो 2 बंदे पकड़ के लड़ रहे हो तो एक को पकड़ लेते हैं कि लड़ो नहीं, और दूसरे को मौका मिलता है कि इसकी चित्रोल करो क्योंकि हमने इसे काबू कर लिया है। तो ये जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी होती है ना, सारे लोग समझते हैं कि ये जो इनकार कर रहे हैं ना कि ये क्या किया वजाहत तुमने, ये फलां क्यों किया, तो फिर बदले में लोग कहते हैं यार ये ना करो,
तो बेसिकली उसी को उठा रहे होते हैं। तो उसका ये नतीजा होता है। खुद इनके वजीर इत्तलात ने कहा कि वो हमारा कारकुन था। तो जिन लोगों के जज्बात के साथ आप इन तकरीरों में खेलते हैं, फिर उनको अंगेख्त करने का इल्जाम तो आप पे ही आएगा ना, किसी और पे तो नहीं आएगा। आप नाला ताल्लुकी इख्तियार करते हैं, इस तरह कह देने से सलमान अकरम राजा जिस जज्बात में आके बोलते कम चीखते ज्यादा हैं, क्या मिशाल यूसुफजई ने फिर उनकी तसल्ली से जवाब नहीं दिया कि 50 करोड़ रुपए जो अमेरिका से आए थे वो किसको गए, कहाँ गए, और तुमने मुझसे खान साहब के सामने माफी क्यों मांगी और मुझे बहन क्यों कहा, छोटी बहन। तो ये जो पीटीआई के नए नए रंग हर बुनियाद पे नजर आते हैं। कहीं जुनैद अकबर कहते हैं अरबों रुपए तुमने कमाए हैं, कुछ लगा तो दो, उन्होंने जलसे में पेशावर में कहा था। तो ये जो आपस में इनकी इस वक्त भानुमती का कुनबा है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जो इकट्ठा किया हुआ है, वो अब गले पड़ा हुआ है सारा पीटीआई के। अपने अंदर भी जो सेन एलिमेंट है वो तो बेचारा दुबक के रह जाता है कि क्या करें हम इस पे, क्योंकि इल्जामात पैसों से ही शुरू होते हैं, फिर हवास बाख्तगी पे आ जाते हैं। तो ये जो 20 लाख लोगों का टारगेट है, ये उस वजीर आला ने दिया जिसने रमजान शरीफ में एकदम खड़े होकर कह दिया था कि रमजान शरीफ के बाद इमरान खान फोर्स बनेगी, और सुप्रीम कोर्ट के आईनी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं कोई ऐसी फोर्स नहीं है। तो अभी 20 लाख कहा है, फिर साथ कहते हैं कि हमारी बात मान लो वरना हम वहीं जम जाएंगे। तलाल चौधरी तो कह रहे हैं कि 2 लाख भी नहीं ला पाएंगे, ये तो 20 लाख का दावा किया। वो कह रहे हैं अगर 2 लाख ले आए तो हम खुद ही छोड़ देंगे हुकूमत। जब जम जाएंगे तो फिर सारी इतलात मिल जाएंगी। इमरान खान का पीक था 25 मई 2022, हुकूमत जाने के बाद जलसे करने के बाद जब उन्हें एक तरफ से छूट मिल रही थी तो सवाबी से वो चलना था उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए, और वो 2 घंटे सवाबी में खड़े रहे कि लोग नहीं थे, गाड़ियां खड़ी हुई थी, और वो बिलाखिर आए। आपको पता है फिर वो कासिम सूरी ने कहा था इस्लामिक टच दे दें, और पूरी सुप्रीम कोर्ट उनके लिए रिद्दुल लिसान थी कि गुड टू सी यू करने वाले जज साहिबान मौजूद थे, लगी हुई आग को कह रहे थे कि नहीं आंसू गैस से बचने के लिए शायद दरख्त जलाए हो, यानी जस्टिफिकेशन मौजूद चीफ जस्टिस और उनके साथी दे रहे थे। तो आप तब नहीं कुछ कर सके, तो अली अमीन गंडापुर कफन पहना के ला रहे थे लोगों को, तो आपने मजमा छटते देखा था कि ये छलावों की तरह लीडरशिप गायब हो जाती है, रहते लोगों को, आम आदमी को मुकदमात में छोड़ के निकल जाते हैं। यही तो वो कहते हैं कि पैसे दो, हमने इनके आम आदमी के मुकदमे भी लड़ने हैं, मतलब पैसे खाए गए, कहाँ गए। तो ये 20 लाख का फिगर अच्छा है ना, मीडिया पे कंपेन चली है ठीक ठाक मुहिम चलाने के लिए। यही पीटीआई की गेम है कि मीडिया पे आओ, अच्छा दिखाओ और फिर ग्राउंड पे भाग जाओ। तो अब पता चलेगा कि ग्राउंड पे रियलिटी कितनी है, कितने लोग खड़े होंगे, क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे जिन पे पर्चे हुए, जो जमानतें करा के बेचारे अदालतों में पेशियां खुद भुगतते फिर रहे हैं अपनी दिहाड़ियां नौकरियां छोड़ के, और पीटीआई की क़यादत अब उनको मिलती भी नहीं है। इस सारे दौरानिये में अच्छा आमिर साहब, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि इतनी लंबी तारीख क्यों दी, ये तो फिर हुकूमत को मौका मिल जाएगा रिकन्सिलिएशन के हवाले से। और दूसरी जानिब ये बताएं कि आपने जब तबसरा किया तो उसमें उल्टी गंगा आपने इस्तेमाल किया, तो उल्टी गंगा से उल्टी गिनती भी याद आ गई कि उल्टी गिनती को मद्देनज़र रखते हुए जो इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात हैं, जो वो मौसम है, उसका क्या हाल है? आज 12 तारीख है ना जी। हाँ, मैं 12 तारीख कह रहा था कि उसके बाद सारे पक्के मुंह से ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, बस यही है, जो होना था हो गया, बस अब तकरीरें वैसे हुआ करेंगी, फिर लीडरशिप कह देगी कि हमें मना कर दिया गया है तो अब हम बात नहीं करेंगे। इलेक्शन हो गए ना, आज़ाद कश्मीर के रंग जम गया, नेशनल मीडिया पे खूब दोनों पार्टियां गरज बरस ली, पीटीआई गायब थी, इन्होंने कहा कि हम हुकूमत है और हम अपोजिशन है, देखें क्या हकीकी रंग जमाया है। अब आगे मुतालबात चलेंगे, फिर कोई नया मसला आएगा, फिर अकड़ जाएंगे, ये यूं ही चलते रहेंगे, कोई उल्टी गिनती नहीं शुरू हो रही। राइट, ठीक है। तो आमिर साहब, ये जो सिचुएशन है, अभी एक बार फिर से दोबारा एक मरहला रह गया है जिसमें कुछ हल्कों के इलेक्शंस होने हैं जो नहीं हुए थे उस वक्त। आपको लगता है कि दोबारा फिर वही जो बयानात का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा दोनों जमातों के दरमियान, और फिर सेटल डाउन भी हो जाएगा? जैसे कल का भी पूरा दिन गुजर गया, कोई बयान सामने नहीं आया, और आपने कहा कि 12 के बाद वैसे ही कोई बयान सामने नहीं आएगा दोनों जानिब से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अब रह गया ना वो लेट होगा। अच्छा, या तो मसला हल हो जाएगा एक्शन कमेटी के साथ हुकूमत नहीं बनने के बाद, उसके बाद ही होना है ना, क्योंकि अनरेस्ट है ना, इसलिए वहां पे इलेक्शन नहीं कराए। और जो गवर्नमेंट हुकूमत साजी के लिए मतलूबा होने चाहिए थे लोग, वो तो जीत चुके हैं। चाहे मैं ये बात नहीं कर रहा कि हुकूमत PMLN की बन रही है तो इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, एक साइजेबल इलेक्शन हो गया है, अब उसके अंदर मखसूस नशिस्तें तकसीम हो जाएंगी जो आपको वोट मिले उसके ऊपर। और जाहिर है मुस्लिम लीग नून 24 पे खड़ी है और 15 को चुके 2 हलकों की दोबारा पोलिंग है और एक के नतीजे अभी रोके हुए हैं।
तो जो भी फर्क पड़ता है 27 पे गवर्नमेंट बनती है, तो मुस्लिम लीग नून को ऑलरेडी जो मखसूस नशिस्तों में से हिस्सा मिलना है, हुकूमत बन जानी है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी और फिर इतना जोर नहीं रहता। ये एक किस्म का होगा तो जनरल इलेक्शन का हिस्सा, लेकिन कहलाएंगे ये एक किस्म के ज़िमनी इंतखाबात। अच्छा। क्योंकि रह कुछ नशिस्तें गई हैं और उनसे हुकूमत साजी पे फर्क नहीं पड़ना। चाहे पीपल्स पार्टी ही सारी सीटें जीत जाए तो वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। तो फिर वो रंग जमता भी नहीं और फीका रहता है, फिर जरूरत भी नहीं रहती। सही। तो आमिर साहब, ये जो भी चहमगोइयाँ जारी हैं, इंतजामी सतह पर जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो भी बनाने की बात हो रही है, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल? देखिए, हम तो बड़ी खुल के बात कर चुके हुए कि आपको ये काम पार्लियामेंट में लाना चाहिए। उसके जो खद्दो खाल हैं, ब्लू प्रिंट हैं, वो सामने लाएं और पार्लियामेंट के जरिए पूरे पाकिस्तानी अवाम से, हर मकतबा फिक्र से, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, बैरून मुल्क बैठा हुआ है, सारों को भेजें कि ये मुसवदा है, इस पे राय दें। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इस जो गवर्नेंस मॉडल है हमारा, और ये कोई ये नहीं है कि आज से तंग है, ये शुरू दिन से हम, आपको पता है, हमारा हुकूमत से तंग हो जाते हैं। तो एक ये दिया जाता है कि अच्छा जी ये पुरानी बात है, नई नहीं है, क्योंकि अब सिटिंग मिनिस्टर ने कह दी, फिर DGI-SPR ने उनके एक मौक़िफ़ को तो ख़त्म कर दिया ना कि कोलैप्स कर गया, दूसरा कहा कि इंतज़ामी यूनिट्स या सूबों की ज़रूरत है। तो ये हर बंदा जो जी शऊर है वो कहता है कि अगर मुल्क बेहतर अंदाज से चलाना है और उसका कोई और फार्मूला बन सकता है तो उसमें बहस होनी चाहिए। उसको बंद कमरों में, जो वजीर साहब ने कहा, क्यों करें बहस? आप सबको स्पेस दें, सबसे पूछें और फिर राय लेके बहस कराएं और पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के जरिए इत्तफाक राय लफ्ज यूज होता है, बेशक अक्सरियती राय में 2/3 अक्सरियत आपकी बनती हो, उससे बनाएं, लेकिन उसको एक अच्छा मौका दें डिबेट का, उसके अंदर प्रपोजल लें, जो लोग दें उन सबको शामिल करें, फिर फैसले करें, वो अच्छा पायदार भी रहेंगे। अगर कहीं रेफरेंडम ज़हन में है, विल ऑफ द पीपल, तो विल ऑफ द पीपल पहले भी 2 रेफरेंडम में हुई, तो उस रेफरेंडम का नतीजा क्या रहा ये सोच लें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। आमिर लियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। इंपॉर्टेंट केस एक जो चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। मीर रजा कत्ल केस की बात करते हैं, जिसमें जो दोबारा से पोस्टमार्टम किया गया था, रिपोर्ट सामने आ गई है, DNA सैंपल मैच कर गया। मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, उस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच साजिद। बताइएगा कि अब तक की क्या पेशरफ्त सामने आई है इस केस में? देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि जो मकतूल नौजवान की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, DNA रिपोर्ट थी, उसका इंतजार किया जा रहा था। कल शाम ये तमाम रिपोर्ट जो है वो जो तफ्तीशी पुलिस है उसको जो है वो रिसीव हो गई है और तमाम जो रिपोर्ट्स भी इंकशाफ हुआ है कि सबसे पहले जो DNA रिपोर्ट थी, तकरीबन जो कबर कुशाई के बाद 4 सैंपल जो थे वो लाश से वसूल किए गए थे, जिन्हें जामिया कराची की लेबॉर्ट्री भेजा गया और जो मकतूल नौजवान था उसके वालिदैन के भी 2 सैंपल्स लिए गए थे। अब जो DNA रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का इंकशाफ हो गया है कि जो लाश थी वो जो है मीर रजा ही की थी और जो DNA था वो उनकी वालिदैन से मैच करके, जिसके बाद तमाम करास आया है और जो इबहम ये जाहिर किया जा रहा था कि ये मकतूल की लाश नहीं है, वो इबहम अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। दूसरी जो केमिकल रिपोर्ट थी, जिसके जब ये लाश जिस वक्त मिली थी उस वक्त कुछ पुलिस की जानिब से नमूने हासिल किए गए थे जो कि जामिया कराची की लेबॉर्ट्री भिजवाया, जिसमें मकतूल की शर्ट थे और कुछ आजाद थे जिनको ये लेबॉर्ट्री के लिए भिजवाया गया, जहां वहां पर भी अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि जो मकतूल को जो है वो कमर से गोली लगी और चेस्ट से जो है वो गोली लगी, जबकि मकतूल को जो है वो तेजाब के जिस्म के ऊपर और शर्ट के ऊपर जो उसके तेजाब के असरात भी पाए गए। साथ साथ ये भी बताया गया कि जो मकतूल को जो उसके खून का नमूना जब किया गया था, उस खून के नमूने में भी जो बेहोशी की दवा मिलाने के असरात पाए गए हैं। इससे साफ ये जाहिर होता है कि मकतूल नौजवान को इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसे फिर जो है वो नशावर चीज या बेहोशी की दवा पिलाने के बाद जो है वो फिर फायरिंग करके कत्ल किया गया। जो इब्तदाई तौर पर ये पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि मकतूल को सीने पे गोली लगी है और फिर उसके जो है वो कमर से जो है वो गोली आर पार हुई है। ताहम वो जो पुलिस का मौक़िफ़ था वो भी अब जो है मुकम्मल तौर पर जो उसको मुस्तरद कर दिया गया है। बताया गया है कि गोली जो है उनकी कमर से लगी थी और
जो चेस्ट की जानिब से बाहर आई है और उनकी जो पसली थी वो भी इससे डैमेज हुई है। ये भी बताया गया है कि जो गन पाउडर होता है वो भी सीने के बजाय जो है कमर पर जो है उसकी मिकदार जो है वो ज्यादा मिली है। गुज़श्ता रोज हमने ये भी देखा कि जो मकतूल नौजवान के अहले खाना थे वो पुलिस के हमरा जो है वो क्राइम सीन का उन्होंने दौरा भी किया। तकरीबन 4 घंटे तक वो SSP RRF जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं अली रजा, उनकी हमरा जो है वो 4 घंटों तक जिस मकाम से मकतूल की लाश मिली थी वहां पहुंचे, जो मस्जिद देखी, वो जो वाटर कॉरपोरेशन की सोसाइटी है, कॉलोनी है, वहां का उन्होंने विजिट किया। कई मशकूक मकामात की उनकी जानिब से निशानदेही कराई गई कि मुमकिन है कि मकतूल नौजवान अली रजा को इसी मकाम पर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उन्हें जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया। जी राइट। तो ये जो इस वक्त वर्षा और वकील की जानिब से काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पुलिस पर भी, और ये भी कहा जा रहा है उनके वालिद की जानिब से, मीर हुसैन की जानिब से, कि यहाँ पर मीर रज़ा के जो दोस्त हैं उनको भी प्रेशराइज किया गया है ताकि वो इस हवाले से कह सकें कि ये खुदकुशी थी। तो इसमें क्या पेशरफ नज़र आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल कल रात जब ये सारी रिपोर्ट से टीवी भी स्क्रीन पर चल गई, तफ्तीशी अफसरान को ये मौसूल हो गई, साथ साथ जो इनके वकील हैं उनको ये मौसूल किया। उनके बाद कल रात तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब जो है वो मीर हुसैन की जानिब से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उनके वकील जिब्रान नासिर भी थे। इंतहाई संगीन इल्जामात उनकी जानिब से जो है वो लगाए गए हैं, दावा किया गया है। उनका ये कहना था कि तकरीबन जो शवाहिद है उसकी रोशनी में तकरीबन 12 घंटे तक जो है वो मकतूल को जो है इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको किसी नामालूम मकाम पर ले जाके उसे तशद्दुद किया गया है, उसे जलाया गया है और फिर जो है उसको जो है वो फायरिंग करके कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो है वो फिर उस गुलिस्तान जोहर के उस मकाम पर फेंकी गई। जो मीर हुसैन थे उनकी जानिब से जो है इस कमेटी की जो साबिक तहकीकाती कमेटी की जो पुरानी तहकीकाती कमेटी की जो सरबराह थे समीउल्लाह सोमरा और SSP ईस्ट, इसके साथ साथ जो SHO फिरोजाबाद है अदील अफजाल, उन पर जो है ये इल्जाम लगाया गया कि वो जो है वो केस को दबाने की कोशिश करते रहे, किसी को छुपाते रहे और साथ में जो मकतूल नौजवान के दोस्त थे उनको जो है वो धमकाते रहे, उन्हें जो है मिलने से रोकते रहे और खुदकुशी पर जो है वो डिक्लेयर करने का जोर देते रहे। लेकिन अब देखना ये होगा कि नई जो तहकीकाती कमेटी बनी है क्या वो इन अफसरान से भी इस मुतालिक जो है वो तहकीकात करेगी, जो वालिदैन की जानिब से जो मकतूल के अहले खाना की जानिब से जो दावा किया गया है क्या इनसे भी अब तफ्तीश की जाएगी। लेकिन कल जब हमारी जो तहकीकाती कमेटी है उनके रुकन से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि जो पुरानी वाली तहकीकाती कमेटी है उसने काफी काम कर रखा था। तकरीबन 30 से ज्यादा जो है लोगों के बयानात कलमबंद किए हुए थे, साथ साथ उन्होंने कई शवाहिद हासिल किए हुए थे, CCTV फुटेजेस हासिल की हुई थी। उनका कहना था कि 10 रोज 11 रोज के अंदर 30 लोगों के बयानात कलमबंद करना कोई छोटी बात नहीं होती है। 80 से ज्यादा फुटेजेस हासिल करना कोई मजाक नहीं है। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कल जो कीमियाई रिपोर्ट जो आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि गोली जो है वो कमर से लगी है, अकब से लगी है, वो रिपोर्ट भी जो पुरानी जो तहकीकाती कमेटी थी उसकी जानिब से फॉरेंसिक के लिए भिजवाई गई थी और साथ ही एक गमले का टुकड़ा भी मिला था उस मकाम से जहां पर मकतूल नौजवान का जो खून मौजूद था। जब उस टुकड़े को फॉरेंसिक के लिए भिजवाया गया, केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भिजवाया गया, तो वहां भी इस बात की तस्दीक हो गई कि ये खून जो है वो मकतूल अली रजा का ही है। बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक। मौसमियाती तब्दीली आज दुनिया को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, गैर मामूली बारिशें, सैलाब, हीट वेव्स, खुश्क साली और पानी की किल्लत जैसे मसाइल हमारी मईशत, ज़राअत और इंसानी ज़िंदगियों को बराह रास्त मुतासर कर रहे हैं। ऐसे में मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया तक महदूद नहीं रही है, बल्कि मौसमियाती तब्दीली के असरात को समझने, ख़तरात की पेशगी निशानदही करने और बेहतर मनसूबाबंदी में एक अहम ज़रिया बनती जा रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात का सामना कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या AI हमें कुदरती आफात से पहले खबरदार करने, पानी और ज़राअत के बेहतर इंतज़ाम और माहौलियाती ख़तरात को कम करने में मदद दे सकती है? इसी अहम तरीन मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है और गुफ्तगू करने के लिए एक्सपर्ट AI आसिम जावेद हमारे साथ मौजूद है। अपना स्टार्टअप भी चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड टुडे।
आसिम साहब, जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से, उसकी पेशगोई और जो रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें एआई रवायती तरीक़ाकार से कितनी ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है? एआई की हेल्प और उससे कितनी ज़्यादा बेहतर प्लानिंग हम कर सकते हैं? थैंक यू। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एआई शायद ना जो मौसमियाती के ट्रेडिशनल मॉडल्स है उन्हें शायद रिप्लेस नहीं करेगी, उसे बेहतर और तेज करेगी। रवायती मॉडल्स हमें बताते हैं हवा की सिमत क्या होगी, वेदर पैटर्न्स क्या होंगे, जबकि एआई इन सब के साथ सैटेलाइट डाटा, डिफरेंट तरह के ग्राउंड डाटा, टेरेन्स और डिफरेंट चीजों को एक ही टाइम पे बहुत तेजी के साथ प्रोसेस करके आपको बताती है। रवायती मॉडल्स आपको बताते हैं इस्लामाबाद में बारिश होगी, रावलपिंडी में बारिश होगी, कराची में बारिश होगी, जबकि एआई इन्हीं सारी चीजों को एनालाइज करके आपको ये बताएगी कि किस वक्त कहां पर कितनी बारिश होगी, ताकि आप उस हिसाब से आप एक्शन ले सकें। एआई विल हेल्प अ लॉट टू टेकिंग एक्शंस फ्रॉम उन डिजास्टर से बचने के लिए जो डिजास्टर किसी जगह पर आते हैं। आप कह सकते हैं कि एआई सिर्फ ये नहीं बताएगी कि कहाँ बारिश हो रही है, एआई साथ में आपको ये भी बताएगा कहाँ पर क्या खतरे और आपको क्या डिसीजंस लेने हैं। इस एआई विल हेल्प यू इन बेटर डिसीजन मेकिंग्स। राइट। अच्छा आसिम, ये बताइएगा कि आपने कहा कि उसको तेज़ करेंगी, तो जो अभी मौजूदा निज़ाम है हमारे पास उसमें तो अंदेशा ही जाहिर किया जाता है। आप जो है ना बहुत पिन पॉइंट बता नहीं सकते कहाँ लैंडस्लाइडिंग होगी, कहाँ सैलाब आ सकता है, कहाँ बादल बरसेंगे। तो उसको तेज़ करने के हवाले से यानी ये इसमें क्या तब्दीली क्या आएगी? क्या डाटा हुकूमतों के पास शेयर किया जा सकेगा जो तेज़ी से प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि ऐसा हो सकता है, वहाँ इंतजाम कर लिए जाएँ? सबसे पहले ना अभी वही बताया, हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हमारा सिस्टम बहुत जेनेरिक किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। सिस्टम आपको बताएगा कि जी फॉर एग्जांपल कराची में आज तेज धूप होगी, कराची का टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस करेगा, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल कि होल कराची का टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर जाए। मे बी नॉर्थ नाजमाबाद में कुछ डिफरेंट टेम्परेचर होगा, वहीं डीएचए में कुछ डिफरेंट टेम्परेचर होगा। और उसके बाद वो आपको डिसीजंस, जो रवायती मॉडल्स है दे आर क्वाइट हैवी, उनके लिए बहुत हैवी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, उनके लिए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रवायती मॉडल्स हैं। बल्कि अभी हमारे पीएमडी ने एक चाइनीज मॉडल है माजू, एआई बेस्ड मॉडल है, उसे अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया है। एआई आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है। एआई आपको बताएगी कि जी डीएचए वो डिफरेंट पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद आप उन्हें हाइपर लोकल तक लेकर जा सकते हैं कि डीएचए का टेम्परेचर अगर 30 है तो वहीं शायद कराची सदर का टेम्परेचर 44 होगा। तो वेयर यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स को आप समझ सकते हो। आप उसके मुताबिक फिर बेहतर डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सकते हैं। एआई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बारिश होगी, कितनी होगी और कहां पर होगी और उससे वहां पे क्या खतरात आ सकते हैं। सो डिसीजन मेकर्स के लिए इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यूज एंड अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर्स ऑफ एआई। राइट। अच्छा, आपने दुरुस्त कहा कि एआई जो है वो रिप्लेस तो नहीं करेगा ह्यूमंस को। हाँ, हमें जो प्रोसीजर है सारा ये, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, एनडीएम में है, पीडीएम में है, जिस तरीके से हमें बर वक्त इत्तलात दी जाती हैं वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसकी मदद से हम पिन पॉइंट जो है वो कर सकते हैं। ये तो ठीक है। जो हमारा किसान है, जो बेसिकली हमारी मईशत के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो कैसे एआई से हेल्प ले सकता है और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो उसको हेल्प कर सकते हैं? जैसे टेम्परेचर का फ़र्क है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वो चीज़ है जो अब इफ़ेक्ट कर रही है हर चीज़ को, तो ख़ास तौर पे जो हमारी ज़राअत है वो बहुत मुतासिर हो रही है इससे। तो जिस तरह से फसलों को जो लाहक ख़तरात होते हैं उस हवाले से क्या हेल्प क्या ले सकता है हमारा किसान एआई से? शायद मेरे पिछले जवाब में इसी का जवाब मौजूद था। किसान को कोई गर्ज नहीं कि सिंध प्रोविंस का टेम्परेचर क्या होगा, पंजाब प्रोविंस का टेम्परेचर क्या होगा, जो उसे बताया जाता है। हाँ। किसान को अपने खेत का टेम्परेचर चाहिए। हाँ। किसान को अपने खेत की फोरकास्ट चाहिए कि मेरे खेत के साथ क्या है। और एआई तो किसानों को फार्मिंग में तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों की एग्जांपल ले लें, वहां प्रेसीजन एग्रीकल्चर और स्मार्ट एग्रीकल्चर के साथ दे आर डूइंग ट्रिमेंडसली वेल। हमारी स्पीड इसमें ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, वी आर डूइंग समथिंग गुड, बट
बहुत ज्यादा स्लो है। AI आपके टेम्परेचर, आपके एटमॉस्फेरिक डाटा, आपके सॉइल मॉइस्चर, इन सब चीजों को कंबाइन करके किसान को ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन देती है कि आपको किस वक्त कौन सी फसल लगानी, कब उसे काटना और किस तरफ से आपको खतरा मौजूद है। नेक्स्ट 7 डेज 10 डेज में आपकी बारिश है तो गेट रेडी। आपको आप अगर हवा आ रही है तो बेहतर। अब कराची का टेम्परेचर 44 क्रॉस कर रहा है, कराची में बारिश हो रही है। व्हाट इज बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि मजीद इसको जो सिस्टम्स पहले से मौजूद हैं उनको मजीद एफिशिएंट बनाएगा। आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और इसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, वो हमने किया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जश्न आज़ादी में 2 रोज़ बाकी हैं, हर तरफ जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं और हर तरफ मिली नगमों की भी बहार है। और आपके साथ हम पाकिस्तान की पुरानी यादें ताज़ा करते हैं आजकल, और जिस मिली नगमे का आज हमने चुनाव किया है वो है दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। इस गीत की शायरी पाकिस्तान के दूसरे मिली नगमों की निस्बत सादा है और इस सादा अल्फाज में एक आम पाकिस्तानी के अपने वतन के बारे में जज्बात का इजहार किया गया है और इसको अवाम तक लाने में इसके पेशकार शुएब मंसूर का बहुत बड़ा हाथ है। दिल दिल पाकिस्तान गालिबन पाकिस्तान का सबसे मशहूर तरीन मिली नगमा है और 1987 में मंजर आम पर यह आया। इसको पाकिस्तान के मशहूर आलिम साबिक पॉप ग्रुप वाइटल साइंस ने गाया और इसको 1989 में वाइटल साइंस की पहली एल्बम वाइटल साइंस 1 में भी शामिल किया गया। इसको पाकिस्तान का दूसरा कौमी तराना भी कहा जाता है और इसके कुछ बोल आपको भी सुनवाते हैं। अच्छा, एक बात जो कही जा रही है, हिना ने भी कही है कि पुरानी यादें ताज़ा करें। मुझे तो नहीं लगता ये पुराना है। ये दिल दिल पाकिस्तान तो आज भी छोटे छोटे बच्चे गा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारी दिलों की धड़कन है आज तक। जश्न आज़ादी में 2 रोज़ आपको पता है बाकी रह गए। हर तरफ जश्न आज़ादी की तैयारी जारी, मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ किस तरह से जारी हैं आपको बताते हैं। हमारे नुमाइंदे पेशावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एहतशाम बशीर। एहतशाम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं पेशावर में आप? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारीखी किस्साखानी बाजार पेशावर में, जहां पर न सिर्फ दुकानों में बल्कि छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जहां पर जश्न आज़ादी का जो सामान फरोख्त हो रहा है, जिनमें झंडे हैं, बैजेस हैं, जो बच्चियां जो हैं उनके लिए चूड़ियां बनाई गई हैं कौमी परचम के जो है रंग के हवाले से, और इसी तरह छोटे बच्चों के कपड़े भी फरोख्त किए जा रहे हैं जिन पर कौमी परचम लगाया गया है। यहाँ पर जो है आजकल छोटे बच्चों की तस्वीरें उस पर भी लगाई जा रही हैं। और जहाँ तक हम बात करें जो बाजा कल्चर है वहाँ ज़िलाई हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजे फरोख्त हो रहे हैं और ज़िलाई हुकूमत की जानिब से कार्रवाई भी की गई है। लेकिन चूंकि छोटे बच्चों का इसरार होता है कि वो जश्न आज़ादी के मौके पर या फिर जो है न्यू ईयर के मौके पर ये बाजा जो है खरीदे, तो आजकल पेशावर में बाजे भी फरोख्त हो रहे हैं। ज़िलाई हुकूमत की जानिब से कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजे फरोख्त हो रहे हैं। 2 दिन रह गए हैं, तो इस हवाले से तैयारियां भी जो हैं वो आखिरी मराइल में हैं और सूबाई हुकूमत की जानिब से जो सरकारी अमारात हैं पेशावर में उस पर चरागा भी किया जाएगा और तैयारियां वहां पर भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी बहुत कुछ है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। टॉप ऑफ द आवर जरा बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे और किसी भी मुमकिना मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की, जो कि मजीद तेज़ हो गई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ईरान पाकिस्तान के साथ जो तमाम शोबे हैं उसमें ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और वसी करना चाहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन बाहमी मफादात को आगे बढ़ाने के साथ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के फ़रोग में भी मददगार साबित हो सकता है। और वज़ीर दाखिला ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की और मोहसिन नकवी ने दौरा तेहरान की अहमियत उनके इसलिए भी अब बढ़ गई है कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका किसी न किसी किस्म के समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। और ख्वाजा आसिफ के बकौल गुज़िश्ता 2-3 रोज़ के दौरान मिलने वाले जो इशारे हैं वो ये बताते हैं कि मामलात दोबारा अमन मुआहदे या फिर किसी समझौते की समत बढ़ रहे हैं।
दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने न्यूज़ चैनल रियल अमेरिकाज वॉइस से गुफ्तगू में कहा है कि ईरानी हमारे साथ चालें चल रहे हैं। वो मीटिंग रूम्स में तो इत्तेफाक कर लेते हैं लेकिन मीडिया के जरिए इनकार कर देते हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की करेंसी हमारे कंट्रोल में है। ईरान की करेंसी बेकदर हो चुकी है। ईरान में महंगाई 300% तक बढ़ गई है। और उधर सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी तोड़ने वाले कार्गो जहाज़ पर मिसाइल हमला भी किया है। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले पैनामा के परचम बरदार कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया है। मंसूर जाफर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे मशरिक़ वस्ता अमूर। थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आप मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मंसूर साहब इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, आप काफ़ी तसलसल में एक हमें ठहराव सा महसूस हो रहा है। उस तरह से खबरें हमारे पास नहीं आ रही हैं जैसे पहले आ रही थी, जिस तसलसल से आ रही थी। आपको क्या चीज़ मांद होती हुई नज़र आ रही है वहाँ पर? देखिए जी, जब बहुत ज़्यादा इस नौयत की इफ एंड बट्स वाली पॉलिसी चल रही होती है दोनों तरफ से, तो फिर ज़ाहिर है कोई चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही, तब आपके पास कोई चीज़ नई पेशरफ्त सामने आती, तो फिर ज़ाहिर है खबरों का फुकदान या उस नौयत की रिपोर्टिंग जो है वो नहीं हो पाती। अब एक मरहले पर आकर जो मुज़ाकरात ख़ासतौर पर आबनाए हरमुज़ के हवाले से वो एक तातुल का शिकार चले आ रहे हैं। उसमें दावे दोनों तरफ से आ रहे हैं। ईरान अपने कंट्रोल का दावा करता है, अमेरिका भी इसी नौयत के दावे कर रहा है कि हम मुकम्मल तौर पे उसकी नेविगेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि हकीकत हाल ये है कि उसमें ट्रैफिक तो गुजर रही है लेकिन बहुत कम तादाद में, और माजी के मुकाबले में जो बहुत बड़ा बल्क गुजरता था वो नहीं गुजर पा रहा। और उसके साथ साथ जो अमेरिका की नाकाबंदी है, वो अमेरिका जो ईरान की अमेरिका की तरफ से की गई नाकाबंदी है वो भी यकीनन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ईरान उसके हाथों भी परेशान है। लेकिन वो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के साथ जो अपनी ऑब्सेशन है उस पर किसी किस्म का कोई समझौता या किसी किस्म का कोई वहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि आपने देखा कि इस वक्त खित्ते के अंदर न सिर्फ सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो शिफ्ट हो रहा है, नए मॉडल्स सामने आ रहे हैं, इसी तरीके से अब पूरा रीजन जो है वो उन मुतबादल रूट्स, चाहे वो लैंड्स हैं या अदरवाइज हैं, उसके बारे में बड़ा एक्टिवली सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये मैं समझता हूँ एक ऐसा चैलेंज है ईरान के लिए कि अगर आज ईरान बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने हुर्मुज़ के हवाले से अपना क्लेम जो है वो इन्फोर्स करता रहा या री इन्फोर्स करने की कोशिश, तो ख़तरा इस बात का है कि आने वाले कुछ दिन सालों के दौरान कोई ऐसे मुतबादल रूट्स ना बन जाएं कि जो अपने हुर्मुज़ ही बिल्कुल बेवकूफ़ होकर रह जाए और दुनिया जो है जो कॉस्ट उन्हें यहाँ पे करनी है वो अपने लैंड रूट्स या दीगर सिक्योर रूट से गुजर कर अपनी सप्लाई चेन को इंश्योर करके कर। तो ऐसी सूरत में फिर ईरान जो है वो लूज़र है। और यही वजह है कि आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान देख रहे हैं, खासतौर पर उनकी जो दाखिली सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, उस पर जिस अंदाज से वो पूरा तमाम तरीके से बात करते हैं। और उसकी हकीकत भी ज़मीन पे यही दिखाई देती है कि ईरानी अवाम को एक तवक्को थी, उम्मीद थी कि इस सीज़ फायर के बाद एक ऐसा मरहला है जिसके बाद उनके जो इकनॉमिक बूज हैं, बिलखुसूस ईरान के जो हुकूमती सतह पर जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी बैंकिंग चैनल में वापसी है, उनके असासाजात की वागुजारी है, उनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आबनाए हुर्मुज़ से आगे चलना ही नहीं चाह रहे। और ये वो चीज़ है कि जो इस वक्त ईरान को भी मैं समझता हूँ एक जो जीती हुई जंग है, ठीक है, उसको हारने का बायस बनती जा रही है। ठीक है, और इसके लिए बिल्कुल मंसूर जाफर साहब, पाकिस्तान जो है वो दोनों फरीकैन को रास्ता भी दे रहा है, मीडिएशन के लिए भी मौजूद है और ऑलरेडी बड़ा काम हो चुका है। जो अब हालिया दौरा है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का, तेहरान में जो उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और गुफ्तगू हो रही है, उसके बाद फिर जो इशारे ख्वाजा आसिफ भी दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल्ड ही रहेगी और दोबारा फिर पाकिस्तान की ही एफर्ट से और दोस्त ममालिक की एफर्ट से ये जो दोनों फरीक हैं जिनकी वजह से पूरा रीजन इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है, वो आ जाएंगे मुज़ाकरात की मेज़ पर, या फिर वो जो इस्लामाबाद MOU दस्तखत जिस पर हुए थे उसकी शिकों पर अब बात होनी शुरू हो जाएगी? मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त जो सिचुएशन खित्ते के अंदर मौजूद है उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो ईरान ही को इस वक्त पहुँच रहा है। खास तौर पे इस वक्त अमेरिका, ईरान अपने तौर पे यकीनन जो अपना दाखिली हाउस इन ऑर्डर कर रहा है, जैसे मुश्तबा खामेनेई साहब मंजर आम पर आ गए हैं और उनकी मुलाकातें हैं और उन्होंने अस्करी और जो पॉलिटिकल क़यादत की तैनातियाँ भी असर नौ शुरू कर दी हैं, लेकिन अपने इस हाउस इन ऑर्डर को करने के साथ साथ
जो अमेरिका है उसके प्लान्स भी साथ चल रहे हैं, क्योंकि उनका वो जो रिजीम चेंज का एजेंडा है वो भी उन्होंने शेल्फ नहीं किया है। तो इस वक्त पाकिस्तान की ये कोशिश है, ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ईरानियों को इस बात पर कायल और माइल किया जा सके कि जिन मुज़ाकरात को उन्होंने तवक्कुफ़ का शिकार कर रखा है उसकी तरफ वो दोबारा वापस लौटे। क्योंकि अगर अमेरिका और दुनिया जो है उनके अपने हुर्मुज़ की ऑब्सेशन से तंग आकर वहाँ पे रिजीम चेंज के एजेंडे को हमायत करना शुरू कर दी, ऐसे में ईरान के लिए जो है बहुत बड़ी परेशानी होगी। और मैं समझता हूँ न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि वहाँ अगर पाकिस्तान के पड़ोस में एक ऐसी इसराइल नवाज अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत आ जाती है या कुछ सिस्टम बन जाता है तो वो तो पूरे इस रीजन को डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। तो यही वजह है कि ये जो खित्ते का एक सिक्योरिटी पैराडाइम थोड़ा सा आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक सैफ अरीकी दिफाई माहिदा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तय पाया है। उसका मकसद भी यही है कि अगर कोई इस नौइयत के डिज़ाइन मौजूद हैं और ख़ासतौर पर इन मुल्कों को कंटेन करने के हवाले से या ईरान को बिल्कुल जिसे कहना चाहिए दीवार के साथ लगाने के कोई एजेंडाज हैं, तो उसको किसी तरीके से रोक लगाई जा सके या उसको रिवर्स किया जा सके। लेकिन ईरान को अभी फिलहाल इस वक्त जो एक इस बात की शायद समझ नहीं आ रही है या अभी वो इस बात को समझना नहीं चाह रहे। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त दाखिली तौर पे भी ईरान के अंदर से पिछले दिनों भी पज़ेश्कियान साहब के इस्तीफे की बातें बिल्कुल आ रही थी, क्योंकि बेसिकली मंसूर साहब बेसिकली तो ये बात है ना कि वॉर ऑफ एट्रिशन में आप देखते हैं कि कोई दूसरा जो आपका हरीफ है वो कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है जो हमले उस पर किए जा रहे हैं, और आप इंतज़ार भी कर सकते हैं कि वो थक कब जाए। जब आप रिंग में मौजूद होते हैं तो जो पंच एक दूसरे पर लैंड कर रहे होते हैं, कुछ खिलाड़ी जो है पहले अपने दूसरे हरीफ को थकाते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ईरान ने किसी सूरत अमेरिका को इस सिचुएशन में ला खड़ा किया है जहाँ पर वो खुद भी थक गया है हमले कर करके, और ईरान जो है वो ना सिर्फ उसको बर्दाश्त कर रहा है बल्कि बहुत ही टेक्निकल तरीके से जवाब भी दे रहा है। एक तरीका अपनाया हुर्मुज़ का भी जो उसने अपनाया है। आपने मुतबादिल रूट्स की भी बात की, आपको कहाँ लगता है ये दोनों हरीफ इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और जो नैरेटिव की जंग है उसमें कौन सबकत ले जा रहा है? देखिए जी, नैरेटिव तो खास तौर पे हर जो मुल्क है वो अपने तौर पे एक उसकी हिद्दत मौजूद है उसके अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ जो चीज़ें इस वक्त बेबुनियाद नौइयत की फैलाई जा रही हैं, चाहे वो अपना हुर्मुज़ के हवाले से भी हों और इसी तरीके से खुद अमेरिकन जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब बातें कर रहे हैं कि ईरान कंपनसेशन दे हमें। अब कंपनसेशन उन्हें किस चीज़ की दी जाए? अब वो कंपनसेशन का जो उन्होंने एक पूरी अपनी लिस्ट बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की जंग के दौरान नहीं है। उन्होंने गजा जंग का भी मलबा ईरान पर डाल दिया है। उन्होंने खुद जो खलीजी ममालिक की तबाही बर्बादी वो भी, और माजी में होने वाली कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ कि जिनमें उनके जहाज गिरे हैं, वो तमाम के तमाम ख़ानदानों को भी कंपनसेशन जो है वो ईरान दे। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस नौइयत की बेबुनियाद बातें या दावे जो हैं वो ईरान अपने हुर्मुज़ के हवाले से करता है, सेम इसी नौइयत का रेटोरिक और नैरेटिव जो है वो अमरीकी सदर जो है वो करते हैं। और अमरीकी सदर खासतौर पे अपने आप को जिस अंदाज से इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग और अपने आप को बड़ा दलेर और बहादुर शो करते हैं, तो उसकी कल भी अभी रिसेंटली जो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वो तुर्किया से नेटो इजलास के बाद जब एक जो सप्लाई वाला ट्रक है उसमें बैठकर वो दूसरे मुतबादल जहाज तक जा रहे हैं, तो उन्हें इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें अपनी जान कितनी अजीज़ है। लेकिन वो दुनिया भर में जिस अंदाज से बेगुनाह शहरियों की जानें ले रहे हैं या उसका सबब बन रहे हैं, उसकी तरफ उनकी कोई नज़र नहीं है, उन्हें उसका कोई एहसास नहीं है, कोई पास नहीं है। गजा आपके सामने है, इराक आपके सामने है, अफगानिस्तान आपके सामने है। बच्चे वो सारा डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौर में नहीं हुआ, लेकिन यही अमरीकी इंतज़ामिया और यही वो पॉलिसियाँ हैं कि जो इस वक्त आपको ईरान के अंदर दिखाई दे रही हैं। वहाँ पर जो तबाही और बर्बादी उसका सिलसिला थमने को नहीं आ रहा। तो नैरेटिव की जंग को जितना मर्जी कह लें कि हम ईरान की करेंसी को कंट्रोल करते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ वो बैकएंड पे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन चीज़ों को मीडिया में लाने के बजाय इस नौइयत की मुतनाज़ा बातें और इस नौइयत का जो जैसे कहना चाहिए एक मुतबादल बयानिया, एक दूसरे के बयानियों को काउंटर करने के लिए जो पेश किया जा रहा है, उससे यकीनन इस वक्त अवाम भी तंग है। और इस वक्त जो ज़राया ब्लाग है, मैं समझता हूँ उनके यहाँ भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब इस जंग के हवाले से कौन सा ऐसा एंगल है जो वो कवर किया जाए, क्योंकि जंग तो ज़मीन पर उस अंदाज से नहीं हो रही है, सिवाय इसके कि एक बयानबाजी, ट्वीट्स और इसी नौइयत के दावे वो आपके सामने आ रहे हैं। और उसके नतीजे में मामलात हल की तरफ जाने के बजाय बिगाड़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। बैड टेस्ट डेवलप्ड हो रहा है।
वो कॉन्फिडेंस सही। बिल्डिंग मैयर के जो इस वक्त किए जाने चाहिए उसके बजाय बदअतमादी की फिजा एक बार फिर, तो जाहिर है ऐसी फिजा में वो मुज़ाकरात, मानी खेज मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते, और आज Right. तक की तारीख तो यही बता रही है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यूएस ईरान वॉर पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं सफर है शर्त, देखते हैं आज क्या बात हो रही है। वाह 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 वाह। असली इसके तार भी कम हो गए हैं। हाँ, नहीं, बहुत खूबसूरत आपने बजाया। अब्दुल कयूम साहब हैं हमारे साथ, और अब तो आप अब्दुल कयूम साहब से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके होंगे कि कैसे ये बाईसाइकिल पे कराची गए, अफ़गानिस्तान गए। 83 ईयर्स उम्र, 83 साल की उम्र, 2100 किलोमीटर कराची, और उसको कोई बड़ी बात नहीं समझते। फिर 4 किताबें लिखी, सवात पे अंग्रेज़ी में किताब लिखी, द चार्मिंग सवात, दास्तान सवात, बहुत ही डिटेल है सवात की लिखी। पश्तो में टीनेजर्स या जो नौजवान होते हैं उनके लिए फ़ोक टेल्स का एक पूरा पश्तो में लिखा किताब लिखी। इब्राहिम लिंकन पे पश्तो में किताब लिखी, और ये तमाम चीज़ों को भी वो कोई कारनामा नहीं समझते। और इन द मीन वाइल, यानी जब हम गुज़श्ता सेगमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे थे तो एक नौजवान सामने आया, उसके हाथ में बैंजो था। तो मुझे लगा कि इनके साथ इसका कोई ताल्लुक है, तो मैंने उनको बुलाया, तो फिर उन्होंने बैंजो बजाया, और फिर हमने पूछा कि इतना अच्छा बैंजो बजाते हैं, मौसीकी के हवाले से भी आप कितना, तो उसको भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझते। अब ये तो उनकी शख्सियत है, क्या खूबसूरत शख्सियत है। सो बैंजो के हवाले से सर ये बताइए कि ये यहाँ का उस तरह साज तो नहीं है बैंजो? बेंजो तो एक्चुअली साज यहाँ पर जो अमूमन इस्तेमाल होता है वो रबाब होता है। रबाब होता है ना? मैंने तो 7-8 साल तक रबाब भी बजाया था उजरा देरा में, लेकिन ये था कि इसका जो उसके साथ शोर तबली के साथ आता है वो ये सब। तो ये बैंजो जो है, ये आप रबाब भी आपने बजाया, बैंजो भी आपने बजाया, और ये रबाब आपने कहाँ से सीखा, ये कहाँ से सीखा? ये उजरा देरा में लोग गड़ा बजाते और हम टेढ़े पेढ़े बजाते। हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद, लेकिन ये इसका मतलब हम कह सकते हैं कि खुद ही सीखा, खुद सीखा। तो मौसीकी जो है वो आर्ट की जितनी भी फॉर्म्स हैं उसमें सबसे मुश्किल है। इस मुश्किल तरीन फॉर्म को सीखना ऐसे तो लोग कहते हैं, लेकिन शौक जो है ये तो कोई सा कारनामा भी कर सकते हैं। क्योंकि रुबाब का तो हम इस वक्त रुबाब के घर में बैठे हुए हैं, यानी मिंगोरा को हम कह सकते हैं ये रुबाब का घर है, तो रुबाब का तो ये घर है। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने रुबाब के बाद, हम ये कह सकते हैं कि आप जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख जाते हैं। एक्चुअली मैं कराची में सबक पढ़ता था। मैंने मास्टर ज्योग्राफी में किया कराची यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पर मैंने कराची में ख़रीदा, फिर स्लूलैंड ग्रेजुअली यहाँ भी लाया। तो एक्चुअली मैंने सीखा यहाँ पर तबले के साथ जब बजा रहा था, तो उसके साथ मुआफ़क़त पैदा करता है। बहुत अच्छा। तो ये जो बैंजो और रुबाब आप दोनों साज बजाते रहे, मतलब आपने खुद ही सीखा भी है। हम कह सकते हैं कि जब आप एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख जाएं, प्रॉपर सीख जाएं, तो फिर दूसरा भी कदरे आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सेंस आ जाता है। बिल्कुल सेंस आ जाता है, क्योंकि उसका जो ज़ीर और बम्मा और ये आवाज़ें हैं उसके जगह पहचान जाते हैं कि ये कहाँ से पैदा होते हैं। मतलब यह है कि परस का मुझे पता नहीं, तो ये ज़ीर की बजाय इसकी बजाय ये बजाएंगे,
फिर चीज़ नामुमकिन होता है। वो नामुमकिन होता है। और ये जो मौसीकी है, इसको आप मौसीकी के वाले से ओवरऑल यानी आप क्या समझते हैं कि ये इंसानी नफ्सियात के लिए क्या चीज़ है ये? मौसीकी एक अहम जुज़ है। ये बिल्कुल, ये तो सुकून देता है दिमाग को। वो कभी कभी इतने मुंतशिर दिमाग होता है तो आप मौसीकी में शुरू करेंगे कि फलाना गाना बजाता हूँ, आप तो अपने दिमाग इसके लिए इकट्ठे करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बोझ ख़त्म हो जाए। बोझ खत्म। मौसीकी जो है, हम कहते हैं ना कि चीज़ें जो हैं, कायनात है ना, कायनात बिखरी हुई है, कायनात में चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो जब आप लफ्ज़ों को एक तरतीब देते हैं तो हम उसको कहते हैं ज़ुबान है या अदब है। मौसीकी में आवाज़ों को तरतीब देते हैं तो मौसीकी है। रंगों को तरतीब देते हैं तो पेंटिंग बन जाती है। तो बेसिकली तरतीब का नाम है। सिर्फ हमारे पश्तून सोसाइटी में ये है कि मौसीकी सीखा शौक के लिए उजरा देरा में बजाते हैं तो फख्र की बात है। वही चीज़ अब एज ए प्रोफेशन इस्तेमाल करते हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। यानी आप पैसा नहीं लेना चाहिए। नहीं। पैसे नहीं लेना, आप अपने लिए मौसीकी। ठीक 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 ठीक, ज़बरदस्त। आपने कहा था कि ये मुंतशिर जहन को सुकून देती है। मेरा जहन इस वक्त थोड़ा थोड़ा मुंतशिर है, तो मुझे थोड़ा सुकून देंगे कोई और, कोई पश्तो की या कोई अच्छी सी? लेकिन आपके जहन को जो सुकून देते हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादातर उर्दू के जो गाना हो। हाँ हाँ हाँ, कोई पाकिस्तानी गाना खूबसूरत सा, वही जो मैंने पहले बजाया था, वही बहुत खूबसूरत गाना है। ये खुशबू का एक गाना है, परो रो के कदमुना आशना। जिसका मतलब क्या है? यानी ए मेरे प्यारे आहिस्ता आहिस्ता कदम रखा करो। ठीक चलो ये पहले वाला है। मेरा ख्याल है अगर आप देखिए तो इसके तार कम है। हाँ थोड़ा सा ये तार कम है, यानी दो तारों की कमत है इसमें। और मैं आज परसों करता हूँ तो मिंगौरा तक मैं नहीं गया, बल्कि इसकी कारीगर पता नहीं है कि मिंगौरा में मिलते हैं या नहीं, पेशावर में है। आप एक काम करें, आप इसमें 2 तारें डलवा लें और हम इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे और हम दोबारा, अब तो आपके साथ आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तक फिर इंशाल्लाह दोबारा जब हम आएंगे तो उस वक्त तक तारें मुकम्मल होंगी। ये मौसीकी का कोई माहिर और ये ख़ुद ही ये फ़र्क बयान कर सकते हैं कि 2 तारें कम हैं। बखुदा मुझे कुछ पता नहीं चला कि इसमें 2 तारें कम हैं, क्योंकि मतलब क्या अच्छा खूबसूरत एक तजर्बा था आपसे ये सुनने का। और फिर इंशाल्लाह सर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थोड़ा चाय और पी? नहीं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जश्न आज़ादी की तो हम बात कर रहे हैं, एक और सेलिब्रेशन है हमारी जो नेक्स्ट ईयर ड्यू है और उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, डेट्स डिसाइड होना शुरू हो गई हैं। बसंत फेस्टिवल की मैं बात कर रही हूं और इस बार पंजाब में जो बसंत है वो फरवरी की बजाय जनवरी में मनाने का फ़ैसला कर लिया गया है और महकमा दाखिला और ज़िला हुकूमत ने आइंदा बरस बसंत मनाने के लिए जो लाहेअमल है वो डिसाइड कर लिया है। बसंत रिवायत से हटकर जिस तरीके से सेलिब्रेट की जाएगी जनवरी में, और हमें पता है कि फरवरी में रमज़ान मुबारक के आगाज़ के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया है, जबकि हतमी तारीख का ऐलान सूबाई हुकूमत की मंजूरी पर किया जाएगा। और लास्ट ईयर की जो तमाम चीज़ें थी उनको मद्देनज़र रखते हुए जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी। डोर, गुड्डियाँ, पतंग साजी की इजाज़त भी अनकरीब शायद दे दी जाए, फ़िलहाल तक इजाज़त नहीं है। और बसंत के लिए पतंगबाजी से मुतालिक जो तमाम मामलात हैं, क़वाइद व ज़वाबित हैं, उनको भी हतमी शक्ल जल्द दी जाएगी। इस हवाले से हमने बात करनी है और बात करने के लिए सदर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अकील मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब हम ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत गुड मॉर्निंग जी।
अच्छा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो बताया जा रहा है रमज़ान की वजह से उसको पहले लेके आए, लेकिन हम मौसम में भी देख रहे थे लास्ट ईयर जो मौसम था उसमें थोड़ी सी हिद्दत मौजूद थी, गर्मी थी, शायद ये भी एक रीज़न है इसको पीछे लाने के लिए। और लास्ट टाइम की जो डेट फिक्स हुई थी उस पर हमारी जो मीटिंग्स हुई थी तो गवर्नमेंट का यही कहना था कि चूँकि आगे रमज़ान शुरू हो जाना है, हमने एक प्रपोज़ल दी थी कि इसको आप रमज़ान के बाद ईद की छुट्टियों के साथ कनेक्ट कर दें बसंत को। तो ईद की छुट्टियां भी हैं, बसंत भी है, और बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो पाकिस्तान ईद पे आते हैं, तो ये एक डबल इवेंट हो जाएगा, तो आप इसको कर लें। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि रमज़ान से पहले ही इसको सेलिब्रेट करवाना है, इसको लाजमी। अच्छा। तो इस दफ़ा चूँकि 10 दिन और रमज़ान पीछे आ गया, आलमोस्ट 6 से 7 फरवरी को शायद गालिबन रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो जनवरी का जो भी लास्ट वीकेंड बनता होगा वो डेट फिक्स होने के चांसेस हैं। अच्छा, लास्ट ईयर जो है वो सिर्फ लाहौर में अलाउड था, क्या इस बार हम एक्सपेक्ट करें कि पूरे पंजाब में परमिशन होगी? देखें, ये पूरे पंजाब का हक है बेसिकली, ये अकेले लाहौर का नहीं है। इस ज़मन में हाई कोर्ट में एक रिट भी फाइल हुई थी और एक खातून थी, उन्होंने रिट की कि जी बाकी जो शहर हैं पंजाब के वहाँ पे भी बसंत की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने उस रिट को डिस्पोज ऑफ कर दिया विद दी ऑब्जर्वेशंस के जो कंसर्न्ड डीसी हैं वो इसको देखें और अकॉर्डिंग टू लॉ डिसाइड करें। तो मेरा ख्याल है कि बाकी जो हमारी एसोसिएशन है, बाकी जो शहर हैं हमारे पंजाब के, वहाँ पे भी हमारे जो लोग हैं एक्टिवेट हैं, और जो ही ये लाहौर में काम स्टार्ट होगा तो वो अपने अपने मुतलका डीसी को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके शहरों में भी बसंत की इजाज़त दी जाए। राइट। तो ये एसोसिएशन इस वक्त कितनी मुतहरिक आपको इस वक्त देखें, पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो हम उस तरह एक्टिवेट नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि लास्ट ईयर हम बहुत काम करना पड़ा, कानून साजी नए सिरे से होनी थी, उसमें बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत ही एक पूरा साल हम एसोसिएशन ने, गवर्नमेंट ने, पुलिस ने मिलकर ये बहुत एक हार्ड वर्किंग करके अब सारा कानून बन चुका है, रूल्स बन चुके हैं, रेगुलेशंस बन चुकी हैं, एक रोड मैप मिल चुका है। तो अब एज सच उतनी ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एन मुमकिन है कि जब ये इजाज़त मिले तो उसके बाद अगर एसोसिएशंस का जो रोल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ वो हम अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता मलिक साहब इसकी वजह से काफ़ी विजिलेंट रहे सारे इदारे भी, आपकी एसोसिएशन भी और हुकूमत भी, कि वक्त कम था, वक्त की किल्लत की वजह से जो हमने देखा कि बहुत काम करना पड़ा आप लोगों को, लेकिन अगर ये एक्सपैंड हो गया पूरे साल पे तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहने की वजह से थोड़ी सी इनएफिशिएंसी नहीं पैदा हो जाएगी? आप ठीक बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ज़ाहिर पीरियड ज़्यादा मिलेगा तो हमें थोड़ा काम उस हवाले से कम करना पड़ेगा। लेकिन हमने बारहा गवर्नमेंट को ये रिटर्न रिक्वेस्ट की है कि आप पूरा साल जो है मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दें। अच्छा, ठीक है, सेल की इजाज़त आप 7 दिन के लिए दे रहे हैं या 10 दिन के लिए दे रहे हैं, वो भी ठीक है। आप काइट फ्लाइंग की इजाज़त जो है बसंत पे 3 दिन के लिए दे रहे हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह। लेकिन जो हमारा एक दरीना 2 मुतालबे हैं ना एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, उनमें एक मुतालबा ये है कि ये पूरा साल मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी ताकि जो मज़दूर तबका है उसको सारा साल अपने रोज़गार से उम्मीद होती है। अब वो कहीं कुछ लोग छुप के करें या लोग पुलिस के डर से करें और पर्चे भी हो रहे हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं और लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही है काम लीगल है या इलीगल है। तो इन बिटवीन जो है ना ये एक समझ लें एक थोड़ी सी एक बेयकीनी की कैफियत बनी हुई है। मेरा ख्याल है इसको सारा साल इजाज़त देनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की, ताकि लोग जो है वो कानून के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग करें, उसमें गैर कानूनी काम कम होंगे। अच्छा, अगर इजाज़त मिल जाएगी। और दूसरा हमारा एक इशू जो हमने हाईलाइट किया था कि कोई हमें लाहौर के आउटर पार्ट के ऊपर कुछ प्लेसेस नॉमिनेट कर दी जाएं, जिसकी एक सरसरी विज़िट भी करवाई थी हमने गवर्नमेंट के इदारों को, जिसमें रावी का बहुत एक ह्यूज एरिया है, जल्लोपाक का ह्यूज एरिया है, गंडा सिंह बॉर्डर का एक एरिया है, जिसमें अगर सारा साल जो है वो पतंगबाजी की अगर इजाज़त दे दी जाए तो जो वायलेशन लाहौर के अंदर होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये 2 मुतालबात तो ठीक हैं। हाँ। हमें ये बताइए कि इस बार क्या ये मुतालबा है एसोसिएशन का कि जो रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर वी रिमेंबर दैट कि किस तरह मतलब जो भी हमने पसंद सेलिब्रेट अमीरों की पसंद, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से दूर थी, पतंगे भी, डोरे भी, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था। हमने
मीटिंग में ये कहा था कि गवर्नमेंट इसका कोई रेट फिक्स कर दे, तो उनका भी जो रिप्लाई था बड़ा साउंड था गवर्नमेंट का भी, कि उन्होंने कहा जी किसी ने तो जो रॉ मटेरियल है वो कम रेट्स पे लिया है, किसी को महंगा मिला है, तो इसलिए हम उसका रेट फिक्स नहीं कर सकते। तो इसमें इसका हल यही था कि अगर सारा साल मैन्युफैक्चरिंग हो और प्रोडक्ट्स जो हैं काइट फ्लाइंग से रिलेटेड वो अगर सारा साल बनती रहें तो उनकी क्वांटिटी इतनी हो कि शॉर्टेज ना हो। शॉर्टेज नहीं तो सारा रेट आपका अप लेके जाना है। बिल्कुल ठीक। तो शॉर्टेज का इस वक्त भी अभी तक देख लें कि ये आपका अगस्त चल रहा है और अभी तक कोई हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त इन्होंने कब देनी है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग की ठीक है परमिशन, दूसरा ये कि आपने कहा कि सारा साल अगर परमिशन मिल जाएगी तो ये डिमांड एंड सप्लाई वाला जो मसला है वो हल हो जाएगा, जो लास्ट ईयर जो अभी हमने बसंत सेलिब्रेट की हमें वो फेस करना पड़ा। तो SOPs का ज़रा बताएं, क्योंकि बड़ी देर बाद परमिशन मिली थी तो SOPs को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो भी किया गया, जिसकी वजह से नुकसान भी कम से कम हुआ। तो इस बार भी उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, उतनी ही सख्ती की जाएगी SOPs के हवाले से? जी बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट ने देखें, ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप था। उन्होंने जो कंसर्न DCs थे ACs थे जितने भी मुतलका अपने अपने इलाकों में और हमारी एसोसिएशन और जितनी सूबाई मशीनरी है वो मिलके उन्होंने जिस तरह और जो बाइक्स पे रॉड्स लगवाए हैं और जिस तरह लाहौर की जो पॉपुलेशन है उन लोगों ने, शहरियों ने जिस तरह इसको वेलकम किया है, और आपने भी देखा है कि रोड के ऊपर उन दिनों में कोई बाइक आपको बगैर रॉड के नज़र नहीं आई। लोगों ने खुद, हमने भी फ्री बांटे हैं और हम पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं बांट सकते थे, लेकिन जितना हम कर सकते थे लोगों ने अपने तय भी कर लिया। लोगों ने खुद अपनी जेब से इसको कामयाब बनाने के लिए भरपूर हिमायत की है। बिल्कुल की है। तो अकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बसंत पर बात करने के लिए, और जिस कामयाबी से इसका लास्ट ईयर इनेकाद हुआ था, उम्मीद ये करते हैं क्योंकि तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं तो इस साल भी जो इसका इनेकाद होगा वो उतनी खूबसूरती से और उतनी कामयाबी से होगा। ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक। आप जानते ही हैं जश्न आज़ादी का रह के दिल करता है कि बात करें और बार बार उनकी तैयारियां कैसी जा रही हैं। जश्न करीब है तो जनाब 2 रोज़ बाकी हैं। हम आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में भरपूर तैयारियां जा रही हैं। सभी लोग खुश हैं, तालिबे इल्म भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी गुजरावाला का रुख करते हैं, वहाँ से तैयब मुगल ने हमें ज्वाइन किया, हमारे नुमाइंदे ने। तैयब बताइएगा गुजरावाला में तैयारियाँ कहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, यौम आज़ादी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं और गुजरावाला में जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो भरपूर अंदाज में जारी हैं। सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। इसके अलावा जो शहर के मुख्तलिफ बाज़ार और शाहराएँ हैं वहाँ पर कौमी परचमों की बहार है और यौम आज़ादी की मुनासबत से शहर के मुख्तलिफ जगहों पर सजे जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर सब्ज़ हलाली परचम हैं, झंडियाँ हैं, बैजिज़ हैं और दीगर जो अराशी सामान है और जो खूबसूरत सब्ज़ और सफ़ेद रंग के मलबूसात हैं उनकी जो खरीदो फरोख्त है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। और शहर के जितने भी स्टॉल्स हैं वहां पर बच्चे हैं, नौजवान हैं और ख़वातीन का रश लगा हुआ है और हर कोई अपने मनपसंद के जो मलबूसात हैं और दीगर जो सामान है वो ख़रीद रहा है। और जो शहरियों की तैयारियां हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा कि यौम आज़ादी के हवाले से आपने तैयारियाँ मुकम्मल कर ली है, क्या क्या ख़रीदा और क्या बाजा भी आपने ख़रीदा है? जी, हमारी यौम आज़ादी के हवाले से तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है और हम भरपूर अंदाज में 14 अगस्त को अपना जो है इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हमने उसके लिए शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, बैचेस लिए हैं, इसके अलावा बैंड्स लिए हैं ग्रीन और वाइट कलर के। और रही बात बाजे की तो वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क़याम पाकिस्तान में बाजे का तो कोई किरदार नहीं है और मैं नहीं चाहती कि बाजा बजाना चाहिए इंडिपेंडेंस डे। आज ही कुछ और भी बच्चियां मौजूद है। अच्छा आप बताइएगा कि आपकी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, क्या आप भी बाजा खरीदा और बाजा बजाना चाहिए 14 अगस्त को? जहाँ तक तैयारियों की बात की जाए तो मैं अपने बाबा के साथ गई थी अपने बहन भाइयों को लेकर और हम लोगों ने बहुत से स्टॉल से शॉपिंग की है। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें ख़रीदी हैं और मेरे बहन भाई बाजे की वजह से बहुत परेशान कर रहे थे बाबा को कि बाजा लेना है, बाजा लेना है। लेकिन क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जब बाजा बच्चे गलियों में बजा बजा के निकलते हैं तो बहुत से बड़ों का और बूढ़ों लोगों का सुकून बर्बाद हो जाता है। इस वजह से बाजा लेना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी अच्छी बात है।
जी बिल्कुल, आपने बच्चियों की बात सुनी है। उनका यही कहना है कि यौम आज़ादी के हवाले से उनकी तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने बाजा नहीं खरीदा क्योंकि यौम आज़ादी या 14 अगस्त के हवाले से बाजे का कोई भी किरदार नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया गुजरांवाला की तरफ से शहर को यौम आज़ादी की मुनासबत से सजाया जा रहा है। कौमी परचम जो हैं वो आम शाहराहों पर लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा जितनी भी सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया और शहर जो है वो इस वक्त रोशन है। रात जैसे ही होती है तो वो लाइट जला दी जाती है। शहर जो है वो एक खूबसूरत मंजर पेश करता है और शहरियों का भी यही कहना है कि वो अपने यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाएंगे और ये साबित करेंगे कि वो एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। सही, बहुत शुक्रिया तैयब मुगल। और देखिए स्टूडेंट्स भी बार बार यही कह रही हैं कि क़याम पाकिस्तान में बाजे का किरदार नहीं था कोई भी, तो प्लीज़ इसको बजा बजा के दूसरों के कान जो है वो ख़राब ना करें और इस तरह की सेलिब्रेशन से गुरेज करें। चलें जी, अब ज़रा मुल्तान चलते हैं हामिद चौधरी के पास। हामिद, बताइएगा यहाँ पर किस तरीके से सेलिब्रेशन की तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं और जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जो हैं भरपूर अंदाज से जारी हैं। गली मोहल्लों में पाकिस्तानी परचमों की बहार आ चुकी है। हर तरफ जो है पाकिस्तानी परचमों के स्टॉल सज चुके हैं जहां मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं जश्न आज़ादी के हवाले से बेची जा रही हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। सर जी, जश्न आज़ादी आ रहा है, किस तरह तैयारी कर रहे हैं? वो फ्लैग्स वगैरह लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, झंडियाँ वगैरह लगा रहे हैं, बच्चे घर में उनको लेके दिए हैं, लगा रहे हैं। तैयारी जश्न पूरी अरूज पे है। मज़ीद जो है दिन का इंतज़ार है कि किस तरह मनाया जाए, तो आए जैसे आएगा इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मनाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि हर पाकिस्तानी जो है उनका जज्बा जो है वो दीदनी है क्योंकि जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाया जाता है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कुछ फ़रोख्त हो रहा है जश्न आज़ादी के हवाले से। बाजे के हवाले से स्पेशली बताइएगा, इस दफ़ा पाबंदी तो नहीं है? नहीं, बाजे के हवाले से इस वक्त पाबंदी नहीं है। बच्चे ख़रीद रहे हैं बाजे, छोटे बड़े हर साइज़ में बाजे ख़रीद रहे हैं, झंडे ख़रीद रहे हैं। उसके अलावा और भी सामान है, स्टॉल में हर सामान है, झंडियाँ वगैरह, धागे हैं, उसके अलावा ज्वेलरी का आइटम है और कपड़े हैं, गारमेंट्स है। इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा है वो गारमेंट्स बेची जा रही है। उसके अलावा गारमेंट्स भी बिक रही है और ज्वेलरी भी बिक रही है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि बाजों पर तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इस दफ़ा जो है पाकिस्तानी परचमों वाले मलबूसात जो हैं वो ज़्यादा फ़रोख्त हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं, ख़वातीन पसंद करते हैं। ख़वातीन के लिए स्पेशली जो है ज्वेलरी जो है वो पाकिस्तानी परचम के लिहाज से बनाई गई है, उसी कलर में ढाली गई है, जिससे जो है ख़वातीन भी खरीद रही हैं, बच्चे भी खरीद रहे हैं, बड़े बुजुर्ग तमाम लोग जो हैं वो जश्न आज़ादी की तैयारी के लिए भरपूर तरीके से ख़रीदारी कर रहे हैं। और जो 14 अगस्त को जो है भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और अच्छी बात यह है कि हमारे नुमाइंदगान जो हैं अपना वर्डिक्ट नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर जो आवाम मौजूद है उनकी ज़बानी हम सुन रहे हैं कि वो तैयारियाँ कैसे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।